एसी बंद करिए सामने से। दो सात चलाइए, हाँ 6 खाली बंद कीजिए। ग्यारह 15 का क्लास है ना? लास्ट क्या लिखा हुआ कॉपी में? अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, ये लिखा हुआ ना? जरा हेडिंग देखो एक बार फिर से। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो, फॉर्मूला क्या है? बोलना, देख के बोलना है। एफ वी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। इसमें अगर आपको ज्यादा बार कंपाउंडिंग करना होता है तो क्या बताए थे? रेट को मल्टीप्लाई, रेट को कम कर देंगे प्रोपोर्शनेटली और टाइम को बढ़ा देंगे। ज्यादा बार कंपाउंडिंग माने एन विल बी मोर बट रेट विल बी लेस। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा, हाफ ईयरली को ना सेमी एन्युअल भी बोलते हैं। क्या? सेमी एन्युअल। सेमी एन्युअल इज हाफ ईयरली, दो नाम है हाफ ईयरली का। और अगर क्वार्टरली करना है तो आप 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन अकॉर्डिंगली टाइम को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसमें हम आपको एक और आइडिया दिए थे, दैट वाज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ये वाला आपको बुक तो नहीं मिला ना? नेक्स्ट वीक मंडे को बुक मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करना है, कंटिन्यूअस मतलब एवरी सेकेंड समझ लो ना, तो उसका एक फॉर्मूला है, यही है एफ वी इक्वल टू पी वी, बस 1 प्लस आर टू द पावर एन की जगह ई टू द पावर आर एन। उसमें ई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एप्सिलन बोलते हैं उसको। 2.71828 उसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है, लेकिन कभी भी ना आप ये खुद नहीं निकाल पाओगे। माने कोई आपको बोले 2.71828 टू द पावर 0.6 निकाल दो, तो कैलकुलेटर पे वो फैसिलिटी नहीं है, और वो लॉग एंटी लॉग से निकलता है। तो लॉग एंटी लॉग हम लोगों को अब याद नहीं है, याद कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने टेबल वैल्यू देने का वो किया है प्रॉमिस, कि आप एग्जाम हॉल में टेबल मांग लीजिएगा, आपको ये टेबल वैल्यू मिल जाएगा। तो ई टू द पावर 0.6 आप टेबल से देख लो और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा लो। स्टोरी एक ही है, आप देखिए ना, ये भी वही है। देखो ये जो नॉर्मल है ये 1 प्लस आर टू द पावर एन है, और ये जस्ट ई टू द पावर आर एन है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रियल लाइफ में बहुत कम जगह पे यूज होता है। ओनली द स्टॉक मार्केट, और जो बहुत फास्ट मूविंग मार्केट होता है ना, उसमें ई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नहीं तो कंटिन्यू एनुअल कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग से काम हो जाता है। बैंक्स वर्क ऑन क्वार्टरली कंपाउंडिंग, स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। नॉर्मल डील, तेरे मेरे बीच का जो नॉर्मल डील है, दैट वर्क्स ऑन एनुअल कंपाउंडिंग। बट सिंपल इंटरेस्ट बोल के चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल इंटरेस्ट अब कुछ नहीं होता है कि 5 साल का ब्याज 12 हजार करके 5 साल बाद हम 1,60,000 आपसे मांगेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 12 हजार कैसे होता है कि साल का 12,000 हुआ, हमको दे दो, तो मेरा प्रिंसिपल फिर 1 लाख ही बचा। मान लो हम आपको लोन दिए, 1 लाख का लोन दिए, 12% इंटरेस्ट है, तो आप 12,000 हमको चुका दो ना साल भर बाद। नहीं समझे? फिर अगला बार 12,000 ही ब्याज लेंगे। लेकिन अगर आप चुकाएंगे नहीं 12, तो आप सोचेंगे कि 12 करके जोड़ के हम 5 साल बाद आपसे 1,60,000 लेंगे, तो पहला वाला 12,000 पे तो हमको फिर ब्याज मिल ही नहीं रहा है ना, तो फिर हमको तो दे ही दो ना तुम। नहीं समझे? तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बोल के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट, इट्स ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? अब कॉपी में आप नया चीज लिखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे। पैराग्राफ नंबर 2 है कि 3 है? 2। अभी 2 होगा, अभी 3 होगा। लिखो।
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। अच्छा, एन्युइटी का मतलब होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। इसके पहले आप लोग पढ़े थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, माने वन टाइम इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग। ये अलग है उससे। अब इसमें आप हर साल उसको 1-1 लाख रुपया करके देंगे। अभी जो आप पढ़ के गए उसमें 1 लाख रुपीज यू पेड, यू गेट योर मनी 5 years बैक। अभी आप पढ़ रहे हो कि 1 लाख रुपीज यूल गिव एवरी टाइम एंड यू गेट योर मनी 5 years बैक। फर्क समझ रहे हो? आप उसको एक बार पैसा नहीं दे रहे हो, आप उसको बार बार पैसा दे रहे हो, फिर n नंबर ऑफ ईयर के बाद आप उससे पैसा ले रहे हो। फर्क बिटवीन द सेकेंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला इज दैट। सेकेंड फॉर्मूला में आप पढ़ रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, अभी आप पढ़ रहे हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। तो ये जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो खास करके आप लोग सीए बनने के बाद नौकरी करेंगे, तो नौकरी करेंगे तो आपके पास हर मंथ एक तो इनफ्लो आएगा, बोली हाँ या ना? तो हर मंथ आपका एक सेविंग होगा, तो आप हर मंथ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं समझे? और आपको रिक्वायरमेंट मान लो रिटायरमेंट के बाद आएगा, तो काफी साल तक आप लगातार ये काम कर सकते हो। तो अगर लगातार ये काम काफी साल तक किया जाए तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लो, ह्यूज मींस ह्यूज, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लो आपको एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मिलेगा, प्रोवाइडेड आप लंबा वक्त तक ये काम कर पाए। डिसिप्लिन अगर है और कॉन्सेप्ट अगर आपको एनवीटी का मिल गया इस क्लास से, और आप अगर उसको फॉलो करने लग गए, तो आपको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बड़ा आदमी बनने के लिए, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। कोई बिजनेस आइडिया नहीं चाहिए, कोई बुद्धि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली आज की क्लास के इस कैलकुलेशन पे भरोसा चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको यह भरोसा हो जाता है, पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई होता रहेगा, पास हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको इस पे भरोसा हो जाता है तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी अ बिग मैन। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला है, अच्छा आप समझ तो गए ना क्या चीज है? इसका फॉर्मूला है, लिखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 + r to the power n - 1 divided by r। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए वही है एनवीटी, हर साल जो पैसा हम सामने वाले को देंगे वो है ए। इसके पहले हम लोग यहां यूज करते थे, बोलो क्या, प्रेजेंट वैल्यू, जो एक ही बार देंगे ना, इसमें तो एक ही बार देने वाले थे, और इसमें वही वाला अमाउंट हम उसको बार बार देंगे। ऊपर में 1 + r to the power n वैसा ही है, -1 डिवाइडेड बाई r। क्या फिर से? -1 डिवाइडेड बाई r। तो फॉर्मूला में एक्स्ट्रा खाली इतना ही लगा, देख, -1 डिवाइडेड बाई r, ये एक्स्ट्रा लगा। अदरवाइज ये 1 + r to the power n वही है, फ्यूचर वैल्यू यही है, प्रेजेंट वैल्यू की जगह एनवीटी, क्योंकि उस वक्त आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ए वही है जो आप इन्वेस्ट करोगे, पहले भी प्रेजेंट वैल्यू ही आप इन्वेस्ट कर रहे थे। हम आपको यही बोलते थे, इफ ₹1 लाख इन्वेस्टेड एट द रेट 12% फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब हम आपको बोलेंगे इफ ₹1 लाख इन्वेस्टेड एवरी ईयर, नहीं समझे, एट द रेट ऑफ 12% फॉर 5 years। स्टोरी वही रहेगा, बस एक बार इन्वेस्ट, सिंगल फ्लो की जगह एनवीटी हो जाएगी, सिंगल फ्लो की जगह एनवीटी हो जाएगी। एक बार आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देखो, समझो, एंड देन we will see the impact of compounding value of an NVT। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू जब भी निकलता है, प्रोसेस का नाम है कंपाउंडिंग।
प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकलेगा प्रोसेस का नाम है डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला एकदम सिमिलर रहता है दोनों का, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड सी टू दिस फॉर्मूला। हमको बताओ फ्यूचर वैल्यू मतलब एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमें जो पैसा मिलेगा। ए मतलब जो रेगुलर हम लोग पैसा सामने वाले को देने वाले हैं, एनवीटी वन। बाकी आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं आपको बताया था, अगर आप ऐसा जगह पे पैसा डालते हो जहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हाँ, तो आर विल बी लो। थोड़ा ज्यादा रिस्क है, आर विल बी ए लिटिल हाई। बहुत ज्यादा रिस्क है, आर विल बी वेरी वेरी हाई। लेकिन इफ आर विल बी वेरी वेरी हाई then future value will also be very very high, but then there will be no guarantee कि उतना फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। there will be no guarantee। लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर लॉन्ग टर्म में, क्या लॉन्ग टर्म में आप अगर इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगाओ ना तो देयर इज ए गारंटी, बट उतना भरोसा होना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट पे। अगर आप पिछला 25 साल में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हो ना तो इट्स ए गारंटीड रिटर्न। अभी स्टॉक मार्केट इतना नीचे है, इतना नीचे है, पर आप अगर 25 साल के पहले का देखोगे तो आज बहुत ऊपर है। 25 साल के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 हुआ करता था, निफ्टी 100 हुआ करता था। इवन बीएससी का भी सेंसेक्स मान लीजिए 100-150 के आसपास होता था। अभी 100 अगर 40,000 हुआ है, 40,000 से मान लो 30,000 हो गया, मैं मानता हूं अभी 34,000 37,000 है, तो भी तो इट इज 400 टाइम्स। पिछले 5 साल में उतना रिटर्न नहीं बना, पर 25 साल का टाइम होराइजन देखोगे तो इट विल रियली बी बिग। बट छोड़ो ना, मैं आपको यह बोलता हूं कि लेट अस डू ए कैलकुलेशन। नॉर्मल प्ले ना लिखो, ₹1 लाख invested every year at the rate of 12% for the next 5 years, for the next 5 years will result into how much future value? एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा जवाब आप हमको दोगे। बताओ क्या क्या चीज का डेटा दिया हुआ है, बताओ। इसको देखो और बताओ। इसको देखो पहले मेरी तरफ ऊपर में और बताओ। अब नीचे देख देख के बोलो। ये कितना है? 1 लाख, 12%, 5, 1, 12%। तो फ्यूचर वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो चलो इसको कोशिश करते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने का। नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ वो ठीक है, हम 4 डेसिमल तक ही लिखते हैं। ये जो मेरा आदत है यहाँ पे लिखने का। बाकी यू आर करेक्ट, मेरा तो 285 आया है। अगर टू बी प्रिसाइज करेंगे तो 285 आएगा। 4.7 और प्रिसाइज अगर बोलेंगे तो
नाउ ठीक है, वो इश्यू नहीं है। अभी पॉइंट ये है, मैं दो बात आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप कितना कितना लाख करके सामने वाले को कितनी बार दिए, आपको समझना है। हाँ, फॉर्मूला तो ठीक है, अलग बात है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाला यूज करना है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ी देर समझो। आप 1-1 लाख रुपया करके सामने वाले को कितनी बार दिए? 5 बार। और वो आपको 635 285 कब दिया? 5 साल के बाद एक साथ दिया। माने ही विल गिव यू मनी वन शॉट, यू विल गिव हिम मनी इन द नेक्स्ट 5 years। अच्छा, अब इस फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बता दूं। ये फॉर्मूला में अपन जो पहला वाला 1 लाख दे रहे हैं, कौन सा वाला? पहला वाला। वो जानते हो कब दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा इस फॉर्मूला। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बताओ, आपको क्या लगता है पहला वाला 1 लाख कब दिए, दूसरा वाला 1 लाख कब दिए, तीसरा वाला 1 लाख कब दिए, चौथा वाला 1 लाख कब दिए, पांचवा वाला 1 लाख कब दिए, और वो हमको 635 कब दिया? पहला 1 लाख कब दिए? आज नहीं दिए, आज दिए। 1 मिनट इस बच्ची का पहले बात सुन लेते, फिर आपका बात सुनते। पहला 1 लाख आज दिए, फिर 1 लाख 1 साल बाद दिए, चलेगा ना? फिर 2 साल बाद दिए, फिर 3 साल बाद दिए, फिर 4 साल बाद दिए, और वो हमको 635 कब दिया? 5 साल के बाद। मतलब हम जो आखिरी पेमेंट दिए उसके भी 1 साल के बाद वो हमको पेमेंट दिया। ये सच नहीं है, ये फॉर्मूला वैसे डिजाइन नहीं हुआ है। लेकिन सर लॉजिकली तो वैसा ही होना चाहिए ना, कि हम 1 लाख आज देंगे, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर वो हमको 5 साल बाद पैसा देगा। बोली हाँ या ना? लेकिन ये फॉर्मूला वैसा नहीं है। वैसा फॉर्मूला कैसे बनेगा हम बता देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कैसा है सुनो। ये फॉर्मूला है कि पहला 1 लाख हम दिए 1 साल बाद, आज कुछ नहीं दिए, 1 साल बाद देंगे। दूसरा 1 लाख 2 साल बाद, तीसरा 3 साल बाद, चौथा 4 साल बाद, पांचवा 5 साल बाद, और वो हमको वही 5 साल बाद पैसा दे देगा। तो तुम बोलोगे सर फिर 5वां वाला देने, थैंक यू, बात करो तब ना मजा आएगा यार। फिर सर 5वां वाला देने का जरूरत ही का, आप इधर दिए फिर वो उधर आपको लौटा दिया। एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप। इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा डिमेरिट ही वही है। लेकिन ये फॉर्मूला तो वैसे ही डिजाइन किया हुआ है। आप फॉर्मूला का डिमेरिट चिल्लाते रहिए, ये फॉर्मूला वैसे डिजाइन किया हुआ है कि वी विल पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड दे विल पे आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बोला? वी विल पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड दे विल पे आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर। तो आखिरी वाला पेमेंट आप करेंगे और फिर वो करेगा, उसका टाइमिंग मैच कर जाएगा। तो यू मे फील बैड अबाउट इट, बट दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला इज बिल्ट। पहले बताओ ये वाला बात समझ में आया मैंने जो बोला? हाँ। अब आप ये समझिए कि ठीक है, हम उसको 1-1 लाख रुपया कब दिए? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और वो हमको 635 कब दिया? 5 साल बाद। सिंपल ऐसे बोलो, हम उसको दिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद, और वो हमको एक साथ दिया 5 साल बाद। क्लियर? ये फॉर्मूला ऐसे ही डिजाइंड है। लेकिन जो इस बच्ची ने बोला, और तुम लोग भी यही सोच रहे हो सर लॉजिकली, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पहला पेमेंट हम आज करें, दूसरा पेमेंट हम 1 साल बाद, ऐसे करके हम करते जाएं, फिर वो हमको 1 साल और बाद में, माने 5वां साल बाद में पेमेंट मिले। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नाउ उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हम तुमको सोचने पे मजबूर करेंगे। चलो, और फिर तुम कोशिश करो सर ये होना चाहिए, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे ओके वेदर दिस इज दैट और नॉट। सुनो, तुम बताओ, अगर तुम पहला पेमेंट, इधर देखो, डोंट थिंक, इधर देखो, अगर तुम पहला पेमेंट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कर रहे हो, देन दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अगर पहला पेमेंट तुम आज ही कर दे रहे हो, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कर रहे हो, तो इसका मतलब योर मनी इज इन्वेस्टेड फॉर मोर नंबर ऑफ टाइम या नॉट इन कंपैरिजन टू द अर्लियर फॉर्मूला। जल्दी बोलो,
अगर तुम पहला रुपया आज दे रहे हो, दूसरा रुपया 1 साल बाद दे रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो तेरा रुपया कितना वक्त ज्यादा इन्वेस्टेड रहा, खाली ये बता दो। गुड, सोचो। सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड रहा, खाली बोलो हाँ या ना। सर, ऑल आवर मनी जो भी हम दिए उसको, दैट मनी रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर 1 more year. Thank you, good boy. Your money remained invested for 1 more year. यहां पे my money is remaining invested for 1 less year. But if I pay him same, अच्छा हम तो 5 ही पेमेंट कर रहे थे बाबा, बोलो हाँ या ना। बस हम थोड़ा 1 साल पहले सारा पेमेंट कर दे रहे हैं। हर पेमेंट हम 1 साल पहले कर रहे हैं और उसमें हर पेमेंट हम 1 साल डिले कर रहे हैं। तो हमको 1 साल का और इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसमें जितना मिल रहा है उसमें 1 साल का इंटरेस्ट और मिलना चाहिए। तो इस आंसर को इंटू 1 + r कर दो, 1 साल का इंटरेस्ट और हो जाएगा। दैट इंटू 1.12। फाइनल आंसर को अगर 12% से और जोड़ देते हैं, अरे 12% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस आंसर में अगर 1.12 और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 साल का ब्याज और मिल जाएगा। तो 635 इंटू 1.12 करो मत, इंटू 1.12 इज द अमाउंट दैट यू विल गेट इफ योर मनी रिमेन और इफ योर मनी इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज दिस फॉर्मूला में योर मनी इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, खाली एक ठो 12% और मल्टीप्लाई करना है। पहले बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने जो बोला? नीचे अच्छे से लिखो, एक बार पहले लिखो, फिर उसके बाद आप पूछना। स्टार लगाओ और लिखो, हाउ एवर वी मस्ट अंडरस्टैंड that this formula is designed however we must understand that this formula is designed in such a manner that we are investing our annuity at the end of each year. So first 1 lakh we are giving at the end of first year. पहला 1 लाख हम पहले साल के एंड में दे रहे हैं। फुल स्टॉप। ये फॉर्मूला वैसे ही डिजाइन किया गया है, फुल स्टॉप। बट फुल स्टॉप करो फिर लिखो, बट नॉर्मली in an investment plan we give our first 1 lakh at the beginning of the year and so on. समझे हम क्या बोले? पहला 1 लाख बिगिनिंग में देंगे एंड सो ऑन। पहला फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, दूसरा सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में, फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में, फिर 5th ईयर की बिगिनिंग में, और वो हमको पैसा सारा लौटाएगा 5th ईयर के एंड में। बोलते हैं ना, वो हमको पैसा लौटाएगा 5th ईयर के एंड में। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं। लिखो, इन दैट केस our money remained invested for 1 more year.
So we have to multiply 1 plus r to the above answer. अब ये देखो ऊपर में लिखने के अच्छे से लिख लो, टू दी अबव आंसर। अब ऐसा फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको बुद्धि लगाना है बस, नहीं समझे? आप कहीं भी इस तरह का चीज लिखा हुआ देख ही नहीं सकोगे, किसी जगह पे, कोई इंटरनेट पे, कोई बुक में ये दिखेगा नहीं, यहीं तक ही दिखेगा, नहीं समझे? यहीं तक ही दिखेगा। अब हमने क्या किया देखो, इस पूरे आंसर में, बोलो, इस पूरे आंसर में 1 प्लस आर और मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर पिक करो और 635 285 लिखो इंटू 1.12। अच्छा, 1.12 करना मतलब क्या हुआ? 12% ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। मतलब खाली इंटू 12% लिखोगे तो खाली ब्याज आएगा, 1.12 कर दोगे तो प्रिंसिपल भी ऐड हो गया। तो कितना आया? 7 लाख के आसपास आ गया, 7,11,000 आ गया। राउंड ऑफ बोला करो प्लीज, हाँ, बाकी एग्जैक्ट अमाउंट आप लिख के रखा करो। तो अपना आ गया 7,11,000। तो अब आप ऐसा समझो कि अगर हम 1 लाख हर साल की बिगिनिंग में दिए 5 साल तक, और हमको फिर 5वां साल के एंड में पैसा मिला, जो कि लॉजिकल होना चाहिए, तो 7,11,000 मिलेगा। लेकिन अगर हम 1 लाख हर साल के एंड में दिए और हमको 5वां साल के एंड में पैसा रिटर्न चाहिए, तो 6,35,000 मिलेगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज कम मिलेगा। एकदम क्लियर? पूरी दुनिया में आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाले पूछे जाएंगे। कौन से वाले? 635 वाला। आपको कोई क्वेश्चन 7-11 वाला नहीं पूछेगा। आपको जब भी एनवीटी पूछा जाएगा, एंड ऑफ द ईयर वाला ही पूछा जाएगा, जो कि सुनने से इलॉजिकल लगता है, पर दुनिया में वही लॉजिकल है। नहीं समझे? हमारे थॉट प्रोसेस को नहीं मैच करता है, बट सच पूछो तो वही लॉजिकल है। लेकिन उसके हिसाब से मैं हमको आंसर दे दिए। अब आप पूरा समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप पूछो, यू आर आस्किंग समथिंग। जहां से भी आप करिए, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से कीजिए। आप आज से कर लीजिए, से टुडे बताइए कितना है, आज कितना तारीख है? से टुडे यू आर सिटिंग इन द क्लास, आज का तारीख बोलिए। 9 सितंबर, साल बोलिए 19। आप पहला पैसा देंगे 9 सितंबर 2020। ये सब तो कैलकुलेशन ही तो है, किसी को सच्ची में थोड़ी दे रहे हैं। आपको ये पता चले कि भाई हमारा इतना पैसा बन सकता है, आपको आइडिया लगे, एक लिटरेसी आएगा, फिनेंशियल लिटरेसी आएगा। आप समझेंगे ओके, ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक है, अब आपका अगर किसी को सच में देना है तो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर सच्ची में देना, मान लो कोई बैंक को आप दे रहे हो, अगर आप कोई बैंक में देंगे तो आर विल बी, बोलिए, अगर नहीं आर क्वार्टरली एनुअली छोड़िए ना, मान लो बैंक भी एनुअली मांग रहा है, आर विल बी स्मॉलर की बिगर, हम ये बोल रहे हैं। यस, तो आर विल बी स्मॉलर। तो अब आप समझ जाइए कि अगर आर विल बी स्मॉलर तो आपको 635 नहीं मिलेगा, हो सकता है वो 6 लाख के आसपास मिले। अरे ये तो 12% का अगर आर होगा तब ना इतना आंसर आएगा। डिड यू गेट इट? तो ये आपके आइडिया के लिए है कि आप 1 लाख रुपया एंड ऑफ द ईयर देंगे। अगर मान लो आप 31 मार्च के हिसाब से दिमाग लगाते हैं, तो मैं पहला 31 मार्च को देंगे, फिर अगला 31 मार्च, उस हिसाब से हमको देंगे तो हमको इतना पैसा वापस मिलेगा। क्लियर? आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलो। नहीं ऐड हुआ तो तभी तो नहीं हुआ, तभी तो आपको 635 मिला। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रहे तभी आपको 711 मिल रहा है ना। मतलब पहला वाला 1 लाख रुपया आपका 4 साल ही इन्वेस्टेड हो रहा है। नहीं समझे अभी भी? पहला जो 1 लाख आप उसको दिए वो आपका 4 साल ही इन्वेस्टेड हो रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर एंड में दे रहे हैं और वो आपको 5th ईयर एंड में लौटा दे रहा है। तो उसके पास तो आपका पहला वाला रुपया 4 साल ही रहा ना। तो आप ये समझ लो, इसको इस तरह से पकड़ लो कि पहला, मैं थोड़ा इलाबोरेट करूं,
आप थोड़ा सुनिएगा, पहला 1,00,000 रुपया आपका 4 साल ही इन्वेस्टेड रह रहा है, दूसरा 1,00,000 रुपया आपका 3 साल ही इन्वेस्टेड हो रहा है, माने फर्स्ट वाला फॉर्मूला में घुसा रहा है देखो, उसके बाद वाला 1,00,000 रुपया आपका 2 साल इन्वेस्टेड रह रहा है, उसके बाद का 1,00,000 रुपया आपका 1 साल इन्वेस्टेड रह रहा है, और लास्ट वाला 1,00,000 तो इन्वेस्टेड ही नहीं रह रहा है, आप दे रहे हैं और आपको वापस मिल जा रहा है। अरे फॉर्मूला वैसे डिजाइंड है, मत दीजिए रे बाबा। मैंने बोला दिस फॉर्मूला इज डिजाइंड इन दैट मैनर, मत दो तो आपको 5.35 मिलेगा। लास्ट वाला 1,00,000 दिए और 1,00,000 ले लिए, नहीं समझे, तो आपको 5.35 की जगह 6.35 की जगह 5.35 मिलेगा। बार बार समझिए, ये फॉर्मूला ऐसा डिजाइंड है, आपको कोई देने नहीं बोल रहा है। आपके हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो ऐसा आएगा, अभी भी नहीं समझे? तो ये आपके हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन किया है, लेकिन फॉर्मूला डिजाइन करने वालों को आपका फीलिंग का कोई कदर नहीं है। आप ये भाषण दे रहे दिए क्यों, बोल रहा मत दो, 1,00,000 कम मिलेगा। वो अपना फॉर्मूला से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। अब आप समझ गए पूरा। अब आपको बात बताता हूं, सुनिए। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला से 1,00,000 को 4 साल बाद वापस लोगे ना, इसको देखो बोर्ड पे, देखो इसको, बोर्ड देखो, इसको 3 साल बाद, इसको 2 साल बाद, इसको 1 साल बाद, और इसको अगर तुरंत वापस ले लेते हो, ये जोड़ोगे ना तो 635 ही आएगा। नहीं समझे ना अभी भी? क्या समझे? अगर पहला वाला जो फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, उस फॉर्मूला से ऐसा 5 कैलकुलेशन करोगे ना, तो आंसर वही 635 to 85 ही आएगा। सर श्योर है? आओ ना करके देखते हैं। 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करो फर्स्ट ईयर एंड में और 5th ईयर एंड में मांग लो, तो यही तो फॉर्मूला है ना, 1,00,000 इंटू 1.12 to the power 4, डू इट। 1.12 to the power 4, हाँ बोलो 150, थैंक यू। हाँ, उसके बाद वाला करो 3 साल के लिए, करो, आपको अच्छा लगेगा, मैंने देखोगे तो यू विल फील गुड। 140, वेरी गुड। उसके बाद वाला करो, वेरी गुड। और फिर ये तो 1,12,000 होगा, छोड़ दो, ये मत करो, 12% इंटरेस्ट है तो 12,000 होगा ना यार, तो ये तो 1,12,000 होगा। और आखिरी वाला 1,00,000 ही देगा, क्योंकि दिए और वापस ले लिए। ये जोड़िएगा ना, इतना ही आएगा, जोड़ लो। और लॉजिक सोचो, दोनों के पीछे का लॉजिक सोचो कि हाँ इतना ही आना चाहिए कि नहीं चाहिए। दैट अंडरस्टैंडिंग जब तेरे अंदर में आ जाएगा ना, हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यस नाउ आई एम विद द फॉर्मूला, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला से, आई अंडरस्टूड इट परफेक्टली। आया ना 635 285 जो आना चाहिए। और लॉजिक भी बैठा ना, हम 1,00,000 दिए, वो 4 साल तक उसके पास रहा, फिर दूसरा 1,00,000 दिए, वो 3 साल तक रहा, तीसरा वाला उसके पास 2 साल तक रहा, चौथा वाला उसके पास 1 साल तक रहा, 5वां वाला तो साला बेकार था, वो तो दिए और ले लिए। बट अगेन तुम्हारे लिए बेकार था, दुनिया में बाकी लोगों के लिए वो बेकार नहीं है, फॉर्मूला डिजाइनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं। अब यहां नीचे स्टार लगा के ये फॉर्मूला आप लिखना चाहोगे क्या, या वो ऊपर से काम हो जाएगा 1 + r टू बी मल्टीप्लाइड इन द अबव आंसर, मैंने लिखा दिया अच्छे से, या लिखना चाहोगे? लिख लिए? अच्छा, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? यस, इफ द एन्युटी इज इन्वेस्टेड एट द beginning of the year and money is refunded back after n number of years. Money is refunded back after n number of years. लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, लेकिन हम आपसे कभी भी ये वाला सम नहीं कराएंगे, हम आपसे हमेशा यही वाला कराएंगे। ओके? अच्छा, अब नीचे एक तो स्टार लगा के लिखो। नाउ लेट अस सी Now let us see the power of compounding. Now let us see the
power of compounding if number of years is big, say 100 years. मान लो बच्चों ध्यान से, मान लो हमारे दादा लोग, दादाजी साल का 1 लाख रुपया करके हर साल इन्वेस्ट करते गए, फिर उसी लेगेसी को हमारे पापा ने भी कैरी किया, ठीक है, और मान लो वो लेगेसी 100 साल तक चल गया। आप समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? 1-1 लाख रुपया करके दादा या उसके बाप ने स्टार्ट किया कहानी, या मान लो तुम आज स्टार्ट करोगे, से टुडे वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी, तुम 1 लाख रुपया करके इन्वेस्ट करने लगे, और फिर तुम्हारे बच्चे ने भी 1 लाख रुपया करके इन्वेस्ट किया, सेम लेगेसी चालू रहा। बस ये 100 साल अगर लेगेसी चल जाता है तो 100 साल बाद ये पैसा कितना बन जाता है तुम्हारे इमेजिनेशन के बाहर होगा, वो बाहर होगा वो। अभी ये चीज तुम्हारे इमेजिनेशन के अंदर है, ओ लाख लाख करके हम 5 बार दिए 5 लाख, हमको मिला 6 लाख। बोली हाँ या ना? क्या हो गया, क्या बड़ा चीज हो गया? आप बोले कि ह्यूज ह्यूज, कुछ ह्यूज नहीं है। बोली हाँ या ना? लेकिन लेट अस सी इफ दिस गोज ऑन फॉर 100 years। लिखो, हम लोग इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। 100 साल लगातार एक लेगेसी को कंटिन्यू करना, एक प्रोसेस को कंटिन्यू रखना इज डिफिकल्ट। लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को बोला हट यार छोड़ना, लेकिन ये हट यार छोड़ना वाला कहानी नहीं है, हम ये दिखाना चाहते हैं। एनसी एफएम में ढंग का पहला लेक्चर डिसिप्लिन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको अभी मैं दे रहा हूं, ठीक है, करके दिखाओ। से 1 लाख इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर, लिखो से 1 लाख इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर for the next 100 years, for the next 100 years at 12% rate of interest, at 12% rate of interest, then how much will be the future value? वॉरेन बफेट इतना बड़ा आदमी क्यों बना? वॉरेन बफेट का नाम सुना है? हु इज वॉरेन बफेट? एक इन्वेस्टर है, वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है। उसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, बिल गेट्स का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है, उसने उस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 1 लाख करोड़ रुपया का डोनेशन दिया है। 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया का डोनेशन दिया। उससे ज्यादा ही दिया है, मैं अंडर एस्टिमेट करके 1 लाख करोड़ बोल रहा हूं, डोनेशन दिया है। उसके पास कितना पैसा आप अंदाजा लगा लो। उसका बोलना है कि मेरे पास जितना है उसका 95% हम दे देंगे, मेरे बच्चे के लिए 5% भी जो रखेंगे वो भी बहुत बड़ा होगा। नहीं समझे अभी भी? 95% हम दे दिए सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए 5% बचेगा। उसके पास इतना ज्यादा पैसा क्यों है? 11 साल की उम्र में उसने कहानी चालू की, कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़ा, फेथ कभी नहीं छोड़ा। भरोसा भी तो होना चाहिए ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। रे बाबा हम क्या बोले, भरोसा होना बहुत जरूरी है, फेथ मस्ट बी देयर।
और आपको आपके ही कैलकुलेशन पे, आपके ही कंट्री पे, आपकी ही आइडिया पे अगर फेथ नहीं है तो कौन फेथ करेगा फिर? और आज उनकी उम्र 95 या 96 साल की है। पर अगला बेसिक्स को भूला नहीं, बोल करके आज उसके पास इतने पैसे, बाकी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना लंबा उम्र तक इतना कंसिस्टेंटली उसी चीज को लगातार कर नहीं पाता। अगला कर पाता है। देखिए ना आप, खाली 12% से कंपाउंडिंग है। स्टॉक मार्केट 15% कंपाउंडिंग देता है। स्टॉक मार्केट 15% का रिटर्न देता है। भले रिस्की लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है। शॉर्ट टर्म में रिस्की लग सकता है, बिल वो बोलता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो एफडी है। बीच में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, पर 100 साल के बाद मार्केट नीचे नहीं रहेगा। खास करके अमेरिका जैसी इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी, चाइना जैसी इकोनॉमी थोड़ी गर्त में चली जाएगी। वी विल नेवर गो टू गड्ढा। 100 साल बाद यहां से हम लोग बहुत बड़े रहेंगे। एंटरप्राइजिंग पीपल है ना, लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, यंग एज के लोग हैं। 35 साल की उम्र, अभी इंडिया की एवरेज एज 30 साल की है। सब ग्रोइंग पीपल हैं, सबको मेहनत करना है। आप समझ पा रहे हो? तो इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो, आपको फेथ रखना है। आइए ना इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक तो एब्सर्ड सा अमाउंट आपको दिखेगा, चलिए करते हैं। आपने किया? हाँ रुकिए, मैं भी करता हूं। देखते रहे ठीक है कि रॉन्ग है? मेरा ज्यादा बढ़ा गया कि तेरा? तेरा कितना आया? तेरा माथा खराब हो गया। डिजिट अलग हो, तुम लास्ट में डिवाइडेड बाय 0.12 कर दिया, -1 करके। तेरा कितना है ये वाला आंसर? 69। डेसिमल के बाद नहीं लिखे रहे हम, तो क्यों लिख रहा है इतना? अरे राउंड ऑफ कर दिया हम, पगला लोग। ये जो 5 तो जीरो को राउंड ऑफ कर दिया लाख को। ये आया ना 696011, तो उतना माना करो। तुम अभी तक नहीं समझा हम कैसे लिखते हैं। वो बच्ची 85 लिखी थी, हम उसको भी नहीं लिखने दिए, नहीं देखे थे। 696011 आया ना, जल्दी बोलो। ये आया ना, मेरा आया देखो ना 010.547588, ये आया। ये आ गया ना। अब इसको डेसिमल के बाद वाले को 5 है ना, इसको उधर कर दिए, 1 लिख दिए, ताकि बात तो ढंग से लैक्स में कर सके ना। थोड़ी ऐसे लिखेंगे 6,960 करोड़ 11,55,220 रुपया। इतना पैसा रहेगा तो फिर आदमी लाख क्या करोड़ में राउंड ऑफ करेगा? नहीं समझे अभी भी? ये कितना रुपया हुआ देखिए तो। ये 5 जीरो लाख होता है, ये 2 कर दिए तो करोड़ हो गया। बोलो हाँ। और ये टोटल हो गया 6,960 करोड़। $6,960 crore rupees. Is it not an absurd amount? It is true. ये रॉन्ग नहीं है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
जो किसी को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है. People don't believe, but your calculator is saying this. I am saying this. क्या चाहिए? क्या चाहिए? कि हाँ ये सही फिगर है. एक तो इस पे फेथ चाहिए. अभी भी तुम ही लोग निकाले, तुम्ही को फेथ नहीं है. बोलो हाँ सर, हम ही लोग निकाले, हम ही को फेथ नहीं है. नहीं आ रहा ना इतना फेथ, पर कैलकुलेटर तो बोल रहा है ना. ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इतना पैसा होगा कि विश्वास नहीं कर पाओगे. दो ही चीज चाहिए. क्या? हाँ, फेथ एंड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी. लगातार हमको 1 लाख रुपया देना, चाहे कुछ भी हो जाए. और 1 लाख रुपया साल का निकाल पाना कोई बड़ा बात नहीं है लोगों के लिए. बोलिए हाँ या ना. 1 लाख रुपया साल का निकाल पाना कोई बड़ी बात नहीं है. कंसिस्टेंटली ये काम करते रहना बड़ी बात वहां है कि हम एडिशनल मनी हर साल डालेंगे. और बिल गेट्स के साथ तो अच्छा क्या हुआ, बिल गेट्स बोलते हैं क्या नाम, वॉरेन बफेट के साथ, वो 1 लाख रुपया जो हर साल डाला वो तो डाला ही, वो जो आया ना पैसा उसको भी डालता ही चला गया. और उसके पास खाली 12% नहीं आया, 25%, 50%, कोई में तो 100% करके रिटर्न आया. इक्विटी में था ना वो सब रुपया उसी में इन्वेस्ट करता गया. तो उसका 6,960 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ बन गया. 11 साल में चालू किया, 95 साल का है तो हो ही गया ना रफली 80 साल के आसपास का तो कहानी. 84 साल का. नहीं समझे अभी भी. बट ही कंसिस्टेंटली डिड दैट एंड ही डिडंट डू 1 लाख, ही डिड मच मोर. बट आपको अजीब सा नहीं लगा, डरावना सा नहीं लगा फिगर? लेकिन विश्वास हुआ कि नहीं ऐसा हो सकता है. पर उसके लिए आपको यह दिमाग लगाना होगा, हम अपने लिए नहीं, मेरा बच्चा का बच्चा के लिए पैसा लगा रहे हैं. ऐसा फिगर 100 साल में बनेगा. और मैं एक बात बोलूं क्या, यू फॉरगेट दिस. इंडिया में बैंक एफडी का रेट 6% से नीचे तो नहीं रहता है. जब हम तुम्हारी एज में थे तो बैंक एफडी 15% का था. बैंक में एफडी पे 15% ब्याज मिलता था. कई साल तक 12% था, कई साल तक. अभी 9, अभी बीच में 9, 8, अभी 6, 6.5, 7% है. अभी भी सीनियर सिटीजन के लोगों को 7.5, 8% मिलता है. बोलिए हाँ या ना. आप 6% करके भी निकालिए, इतना नहीं आएगा. हो सकता है 1.5 जीरो कम आ जाए. हो सकता है 6,960 करोड़ की जगह 700 करोड़ आ जाए या 80 करोड़ आ जाए. बट स्टिल दैट इज एब्सर्ड. 6% तो रिस्क फ्री है. बोलो हाँ, 6% तो रिस्क फ्री है. इंडिया में 7% को रिस्क फ्री माना जाता है. आप इसको 7% पे भी करके देखो. मैं करता हूं आपके लिए. इतना नहीं आएगा, पर फिर भी एक तो हैंडसम फिगर जरूर आएगा. माने हम ये नहीं बोल रहे कि स्टॉक मार्केट में लगाओ, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लगाओगे यू कैन एक्सपेक्ट 12% to 15%. स्टॉक मार्केट में यू कैन एक्सपेक्ट 15%. सोचो 12 में अगर इतना आ रहा है तो 15 में इट विल बी 10,000 करोड़. और हिस्टोरिकली इंडिया पकड़ लो, अमेरिका पकड़ लो, 15% का CAGR मिलता है. क्या बोलते हैं? CAGR फुल फॉर्म कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. क्या बोलते बेटा? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. 15% इंडिया में मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को. पर आपको उतना फेथ रखना पड़ेगा कि आज के 100 साल बाद तक भी मिलेगा. नहीं समझे अभी भी? आज के 100 साल बाद भी मिलेगा, ये फेथ रखना होगा. लोगों को फेथ नहीं है और लोगों में फेथ नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंसी भी नहीं है. इसलिए लोग बड़े नहीं बन पाए ना. जिनमें भी फेथ था और कंसिस्टेंसी थी. देख, कंसिस्टेंसी तभी रहेगी जब फेथ आएगा. मैंने अगर फेथ रहेगा ना तो कंसिस्टेंसी. जैसे तुमको फेथ है कि तुम एग्जाम में पास कर जाएगा तो तुम लगातार पढ़ेगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको फेथ है कि तुम टूर्नामेंट जीत सकता है तो तुम लगातार प्रैक्टिस करेगा. लेकिन तुमको अगर फेथ ही नहीं रहेगा ना कि
हम ये काम कर सकते हैं, तो तेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फेथ। 7% से भी करके देखो कितना फिगर आता है। 7% तो रिस्क फ्री है। वन 2 3 8 2 123 करोड़। रिस्क फ्री में भी 123 करोड़ है, रिस्की में इट इज 6000 करोड़। अब आप देखो, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की जगह 7% हो जाता है, तो कंपाउंडिंग में कितना फर्क पड़ जाता है, नहीं? चलिए, ये स्टोरी कंप्लीट्स। अब यहीं पे हमको बताओ, अब ये बड़ा 100 साल की स्टोरी में नहीं, आपकी स्टोरी 4 साल 5 साल ऐसे ही रहेगा एग्जाम में। ये तो हम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाने के लिए एक ठो बात दिखाए, ठीक है? आपका आंसर लिख लेते 6960 करोड़, कॉपी में लिखा हुआ ये वाला चीज, ठीक है? अब इधर देखो, उसमें लिख लो राउंडेड ऑफ 6960 करोड़, लिख लो वहां राउंडेड ऑफ 6960 करोड़। अब इधर देखो, हाँ, अगर इसी सम में हम आपको बोले कि 6 मंथली कंपाउंडिंग होगा, इस वाले सम में मान लो मैंने आपको बोला 6 मंथली कंपाउंडिंग होगा, कैसे बदलेगा चीज? रेट को 0.06 ले लेंगे, टाइम को 10 ले लेंगे। क्लियर हो गया बात? अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। चलो कॉपी में लिखो, क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो। फॉर्मूला देखो, पीवी इज इक्वल टू, बोलो, एफ वी इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। देखिए वही वाला फॉर्मूला है क्या जो आप पहले लिखे थे? उसका ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू सी को ए इक्वल टू सी बाई बी कर दिया गया। एग्जैक्टली वही किया गया, यस और नो? और सिंपल सा बात बताइए, कोई आपको 5 साल बाद अगर 1 लाख रुपया देता है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उसको आज कितना रुपया देंगे?
समझे क्या बोला? कोई आपको अगर 5 साल बाद 1 लाख रुपया देता है 10% रेट के हिसाब से, आप उसको आज कितना रुपया देंगे? 1 लाख से कम कि 1 लाख से ज्यादा? आराम से बोलो, कम। तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा छोटा हो, उस दिन बात किए थे, तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। इससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मुझे निकाल के दो, एक तो क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 lakh received at the end of 5th year at 11% rate of interest. But again I am saying, if you are given in the question 7% rate of interest, then money is invested in risk-free securities. If you are getting 11, 15, 19, 24, you are investing in risky assets. Less risky 9, थोड़ा more risky 12, थोड़ा और more risky 15, very very high risk 20. इस तरह से बढ़ता जाता है। समझ गए थे? ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट दिए थे हम। चलो ये आप मेरे को सम बना कर दो। ये आप लोग कैसे निकाले बच्चों? वैसे ही जैसे जैसे कैलकुलेटर पे पहले किए थे वैसे ही किए। ओके, कितना आया बोलो? ये नीचे वाला 6,851, बस ठीक है। अब देखो आप लोग यहीं पे आंसर दे दिए होंगे। बोलो आंसर, बोलो फाइनल आंसर। थैंक यू। अब इसका मतलब बताइए आप हमको कि कोई हमको 1 लाख रुपया अगर 5 साल बाद देता है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा रिस्की आदमी है वो, रिस्की बिजनेस हमको 1 लाख रुपया दे रहा है 5 साल बाद, तो आज हम कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं? 60,000 बोलते राउंड ऑफ में, 60,000 देने से चल जाएगा। तो चीज समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है 60,000 देने से चल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, इसका एक आंसर निकालते हैं। माने हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/1.6851 जो है ना, 1 बाई बोलो बेटा 1.6851 विच इज हाँ बेटा 0.59344। ये हम लोग एक फिगर निकालते हैं हमेशा। सर क्यों बताएंगे, अभी लगेगा कि टाइम पास कर रहा आदमी, क्यों? बहुत रेलेवेंट है आगे के डिस्कशन के लिए। आज तो आंसर निकालने में कोई रेलेवेंट नहीं है, पर आगे
इस 0.59344 की बहुत ताकत बनने वाली है। माने ये आपके पूरे आगे की पढ़ाई का एक वो बनने वाला, जिसको बोलते हैं ना पेन पेंसिल कॉपी टाइप। पढ़ाई और पेन पेंसिल कॉपी का जो कहानी है ना, हम बड़ा पढ़ लिए और हमारे पास पेन पेंसिल कॉपी था तो बेस नहीं होता है क्या, ये वैसे बेस बनने वाला है ये फिगर। तो सर ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। यू गॉट इट? तो ये हमें आगे से निकालना है कॉपी में, आगे हर बार निकालना है। तो सर कैसे निकालें? एक आपका तरीका, बोलो क्या? पहले ये निकाल लो, नीचे वाला निकाल लो डिनोमिनेटर, फिर उसको फिर 1 से अलग से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। अब एक नया तरीका सीखो। अच्छा, आर यू कन्विंस कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? आर यू ओके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? अब हम जो बोलते हैं वो देखो, और आप भी अपने कैलकुलेटर पे स्टार्ट करो। लिखो 1.11, लिखे 1 डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, इक्वल टू, रुको कितना आया बोलो? 0.9, रुको तुम, 0.9009 आया। जिसका 1 आया वो एक बार और डिवाइड करो, इतना आ जाएगा। एक बार और इक्वल टू मारो, आ जाएगा। इक्वल टू खाली, जिसका 1 आया था उसको बोलने बोलेगा, तुम काहे किया? एक बार फिर से, हाँ, 1.11 डिवाइड इक्वल टू, कितने लोगों का 1 आया? हाथ उठाओ। 1 आया तो आपको एक बार और डिवाइड करना है, तब आपका पहला आंसर आएगा। जिसका 1 आता है उसको एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड नहीं, वे क्या बोलते हैं, इक्वल टू एक बार एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब एक बार फिर से, हाँ, 1.11 डिवाइड इक्वल टू, ये हुआ 1, ये 2 नहीं हुआ, ये हुआ 1। अब इधर देख, 2, 3, 4, 5, देखो आंसर आ गया। नहीं समझे अभी भी? माने वैसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी आ जाता है। एक बार फिर से हमको करके दिखाओ, सबको अपने अपना कैलकुलेटर पे वो ले आओ, अपना कॉन्फिडेंस ले आओ। 0.59344 ला के दिखाओ बस। 1.11 डिवाइड 1 2 3 4 5, तो मेरे पे 5 बार में आ जाता है, कुछ बच्चों में 6 बार में आएगा। उनके 6 बार में आता है बेचारों के, जिनके कैलकुलेटर में पहली बार में 1 आता है। और हम लोग के पहली बार में 0.900 आ जाता है, तो हम लोग को 5 बार इक्वल टू दबाने से काम हो जाता है। ये धीरे धीरे तुमको अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। क्या है नाम पढ़ाई का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। कुछ भी सोचो मत, मेरा लाइन सुनो, उसके बाद सोचना स्टार्ट करना। एक बंदा हमको बोला कि आप हमको से 1 लाख रुपया दो, से, वो से ही पता करना है, से 1 लाख रुपया अभी दो, हम आपको 28,000 रुपीज करके अगला 5 साल तक दे देंगे। डोंट कैलकुलेट, डोंट डू एनीथिंग। हम आपको 28,000 करके हर साल अगले 5 साल तक देंगे। माने स्टोरी ये है कि अगर कोई बंदा हमको 28,000 करके हर साल अगले 5 साल तक दे, तो हम आज उसको कितना रुपया दे दें?
Means today if I have 10 lakh rupees, today if I have 10 lakh rupees, so how much money I will get every year for the next 10 years? नहीं समझे? तो ये उस चीज का कैलकुलेशन हम लोग करना सीख रहे हैं. जैसे रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद एक साथ में बड़ा पैसा आता है लोगों के पास. बड़ा पैसा अगर आ गया तो रिस्क रहता है, साला कहीं खो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो लोग एनवीटी में प्लान में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमको इतना पैसा एक साथ मत दो, एनुअली हमको थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे देना. तो हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी निकालने का फंडा सीखना है. हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी सीख गए कि 1-1 लाख रुपया करके अगर किसी को 5 साल देंगे तो हमको 6,35,000 मिलेगा 5 साल के बाद. अब हम लोग ये सीख रहे हैं कि कोई हमको 1-1 लाख रुपया करके अगर अगला 5 साल देने वाला है तो आज हम उसको कितना रुपया देंगे. पहले ये बताओ, 5 लाख से कम कि 5 लाख से ज्यादा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. 1-1 लाख रुपया करके एक आदमी हमको बोला हम अगले 5 साल तक तुमको दे देंगे, तो हम उसको आज कितना रुपया देंगे? 5 लाख से कम. वो कितना होगा वो निकालना इस फॉर्मूला से हम सीखेंगे. सब एक दूसरे से अलग है, आप समझ पा रहे हो? खाली हमको बताओ हाँ या ना. जो 4 चीज हम आपको पढ़ाए, चारों एक दूसरे से अलग है. कुछ सिमिलर हो सकता है पर अलग है. ये क्लियर हो गया ना? गुड. लिखो. हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ how much should we invest now in order to get how much should we invest now in order to get rupees 1 lakh rupees 1 lakh for the next 5 year. रुपीज 1 लाख एवरी ईयर लिख दो ना पहले. रुपीज 1 लाख एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years if the rate of interest is 9%. वो आपको फॉर्मूला तो दिए ही नहीं ना. हाँ ठीक है, लिख लो. उसके बाद मैं पहले फॉर्मूला देता हूं, फिर आप कर लेना. एक सेकेंड. ये आपका 59344 वाला हो गया था. इसका आंसर आप लिख लिए थे. ओके. और ये डायरेक्ट निकालने का तरीका भी आप सीख गए थे. डिवाइड वाला सीख गए थे. थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तब जाकर के एफएम सीखोगे. ये बेस बन रहा है एफएम का. अच्छा, इसका फॉर्मूला है बच्चों ये. थोड़ा फॉर्मूला लिखने के पहले फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो. नहीं, फॉर्मूला ऑब्जर्व किए? क्या बोलिए तो सर एकदम सेम फॉर्मूला है. नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी का फॉर्मूला और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी का फॉर्मूला एकदम सेम है ऑलमोस्ट. खाली क्या चीज का फर्क है? नीचे में डिनोमिनेटर में 1 + r⁴ मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, और नहीं अगर मल्टीप्लाई किए तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी का फॉर्मूला हो गया.
आर यू डन? अब आप ऊपर वाले सम को सॉल्व करके दो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए हैं? 9 ना. साल कितना दिए हैं? आ गया 388,965. आया कि नहीं आया? आप लोग निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? अरे वो ठीक है 961 यार, प्लीज प्लीज प्लीज. अब लास्ट बोल रहा हूं मैं. 3,89,000 भी बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. इसके बाद राउंडिंग ऑफ का बात मत करना प्लीज. हाँ, 10 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया का फर्क 3.5 लाख में कोई मतलब ही नहीं है. प्लीज हाँ, थोड़ा सा बड़ा स्केल पे सोचिए. अब 3 क्लास हो गया. कैसे निकाले आप लोग इसको? हाउ डिड यू कैलकुलेट इट? ये वाला पहले ये वाला निकाल लिए, फिर यहां -1 करके न्यूमरेटर लिख दिया, न्यूमरेटर ऊपर वाला. फिर ये 0.09 है, ये ऊपर में आया हुआ ही था आपके पास, ये वाला फिगर तो आया हुआ ही था ना, उसको फिर यूज कर लिए. फिर दोनों को डिवाइड करके ये आंसर लाए. यही किए ना? बोलिए हाँ या ना. अब आपके कैलकुलेटर में खाली देखिए जीटी फंक्शन है क्या. कैलकुलेटर में कहीं पे भी जीटी लिखा हुआ है क्या? एनीवेयर जीटी इज रिटन? हेलो एवरीबॉडी, जीटी लिखा हुआ है? सबके कैलकुलेटर में जीटी है? आपका में जीटी नहीं है? ठीक है, अगर जीटी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा. हम आपको थोड़ा देर बाद में बताएंगे कि आपको M+ बटन यूज करना होगा. M+ बटन है, देखिए आपके में M+ है ना, तो वो बटन आपको यूज करना होगा. लेकिन वो हम क्लास खत्म करके आपको बताएंगे. तब तक आप हम लोग का आंसर को कॉपी कर लीजिएगा. अच्छा, जिसके पास भी जीटी बटन है वो मेरा बटन प्रेसिंग देखो. हम लोग ये 3.88,965 इसको डायरेक्ट निकालेंगे. आप जैसे निकाले वैसे नहीं. हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, थोड़ा सा उम्र हो गया, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं देखिए. मेरा बटन प्रेसिंग देखिए, ये ठीक है, 0 है, 1.09 प्रेस किए हम, 1.09 आपके सामने, डिवाइडेड
प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं बोल के डिवाइडेड। हेलो, ठीक है। आप लोग अभी बटन वटन मत प्रेस कीजिए, आप लोग खाली देखिए। 1 2 3 4 सॉरी 1.09 डिवाइडेड, फिर 1 2 3 4 5, यही 5, ठीक है। और फिर जीटी, माने कुछ नहीं करना था, वही 5 बार जो ऊपर वाला काम नहीं किए थे क्या, इसमें नहीं किए थे क्या आप? किए थे ना इसमें 0.59344 निकालने वाला काम, वही करना है, बस खाली जीटी बटन प्रेस कर देना है। चलिए सब कोई कीजिए। और ये 3.88965 निकालिए। अच्छा, कुछ बच्चों का 4.88965 आ जाएगा, मैं बता देता हूं। नहीं करो, आप लोग करो ना, अपना करो ना, कैसे करते हो। 1.09 डिवाइडेड 1 2 3 4 5। अच्छा, कुछ बच्चों को 6 बार दबाना पड़ रहा होगा, बोलो किन लोगों को जिनके 1 आया था, वो लोग 6 बार दबाए होंगे, बोलो हाँ। अब ये जीटी दबा दिए कि जीटी नहीं दबाया आप लोग? जीटी दबा दिए क्या? 1 मिनट रुकिए, कहां गया? जीटी जब नहीं दबाएंगे ना तो ये फिगर रहेगा 0.6499 ना, ये लास्ट फिगर रहेगा। जैसे ही जीटी दबा देंगे 3.88965 आ जाएगा। अगर कुछ लोगों का 4.88965 आया, उनका इसलिए आ रहा है कि उनके कैलकुलेटर पे पहले 1 आया था, वो 1 भी जीटी में ऐड हो जा रहा है। किसके किसके 4.88965 आया था? तुम लोग का कैलकुलेटर में देखना पहले 1 आया था, नहीं समझे? तो तुम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना है, जिसके 1 आता है। हो जाएगा ना, समझ में आ गया ना? 1 माइनस कर देना लास्ट में, और क्या। चलो लिखो। अच्छा, तो आगे से एक बार सबको आगे से इसका सॉल्यूशन, किसका बोलो तो, ये सर्कल का सॉल्यूशन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट मार देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे पर डायरेक्ट मार देंगे। कर पाओगे? करके दिखाओ। लिखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ find the present value of rupees 20,000, rupees 20,000 each year for the next 6 years at, for the next कितना लिखा बेटा? 6 years at 10% rate of interest. कितना 1000 बोले हम? रेट कितना बोले? साल? छह बोले ना? मेरा आया 4.3553। हाँ भाई 26। मेरा फाइनल आंसर है 87,300।
105। आप लोग ये निकाल पाए कि नहीं, अपने कैलकुलेटर पे ये डेवलप कर पाए कि नहीं, हमको खाली ये बोलो। आप नहीं कर पाए, अच्छा जीटी काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे करोगे फिर? कैलकुलेटर चेंज करना होगा, M+ वाला बटन से कर लोगे। जीटी ने तरफ गो टू है, जीटी नहीं इसका, जीटी माने ग्रैंड टोटल, जीटी नहीं है उसके कैलकुलेटर पे ना। तो तुम लोग के लिए अलग कहानी हमको करना पड़ेगा, तुम लोग का M+ बटन से हमको संभालना पड़ेगा, हम अलग से सिखाएंगे तुम लोग दोनों को। हाँ रुक जाओ सर, ये जो फिगर है क्या है, ये क्या है ये सर, आप बताओगे? ये है एन्युइटी फैक्टर, इस फिगर का नाम है एन्युइटी फैक्टर। इस फिगर का नाम क्या था? डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब क्या सीखे? सिंगल फ्लो का पीवी निकालना हो, बोलिए, सिंगल फ्लो का पीवी निकालना हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नीडेड। एनवीटी का पीवी निकालना हो, एनवीटी फैक्टर इज नीडेड। इन दोनों फिगर के साथ आपका फ्रेंडशिप होना जरूरी है, ठीक है? आज जो हम पढ़ाएंगे उसको एक बार घर में जाके बार बार देखते रहना, एक बार तो कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए। अब लिखो 6 नंबर पॉइंट। क्या नाम है देखो तो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुअल एन्युइटी। लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर है आज के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुअल एन्युइटी। परपिचुअल एन्युइटी का मतलब है, मान लो कोई आदमी बोला कि हम आपको 1 लाख रुपया हर साल फॉर एवर देंगे। परपिचुअल माने फॉर एवर, इन्फिनिटी। 1 लाख रुपया वो हमको फॉर एवर देगा। सर हम कहां फॉर एवर जिंदा रहेंगे? मेरे बच्चे को देगा। सर वो भी कहां फॉर एवर जिंदा रहेगा? उसके बच्चे को देगा। लेकिन वो 1 लाख रुपया फॉर एवर देगा आपको, तो आप उसको आज कितना रुपया देंगे, वो चीज सिखाने जा रहे हैं हम। सर पॉसिबल है निकालना? यस पॉसिबल है, और बहुत छोटा अमाउंट आता है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। फॉर्मूला इज दिस, आपको सरप्राइजिंग लगेगा। फॉर्मूला इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A/R। गलत टाइप लग रहा है, मतलब लग रहा अजीब सा है, जल्दी बोलिए। लग रहा ना एकदम अजीब सा, यार ये हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। पढ़ने को परपिचुअल एन्युइटी बोल रहे हैं, फॉर्मूला ऐसा गंदा सा दे रहे हैं, इजी सा, कैसे पॉसिबल है? हम प्रूफ करके देंगे। हाँ लिखो, अ बैंक agrees to pay क्या लिखा बेटा? A bank agrees to pay rupees 1 lakh every year forever। ये फॉरएवर को ही परपिचुइटी बोलते हैं, परपिचुअल, हमेशा।
ब्रैकेट में लिख लो इनफाइनाइट पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो परपिचुअल, दोनों वर्ड सेम है, फॉर एवर, परपिचुअल, इनफाइनाइट पीरियड, तीनों वर्ड सेम है। फॉर एवर, परपिचुअल और इनफाइनाइट पीरियड सेम है। एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना लाख रुपया वो देगा? बैंक बोला 1 लाख। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। तो आज हमको कितना रुपया देना पड़ेगा? लिखो, हाउ मच शुड वी गिव द बैंक नाउ? How much should we give the bank now? निकालो इस फॉर्मूला से। ऊपर में कितना लिखा? ए में डिवाइडेड बाई 0.10 ना, डेसिमल में लिखते हो ना हमेशा, इज इक्वल टू 10 लाख। अब आपके मन में जो भी कुछ है बोलो, फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा। सर हम खाली 10 लाख रुपया देंगे आज उसको, और वो हमको फॉर एवर 1-1 लाख रुपया करके देगा, और आप कॉन्फिडेंट है कि वो दे देगा? यस। सर ये ठीक बोल रहे हैं आप? यस। सर अजीब सा लग रहा है, लग रहा है ना? अब छोड़िए ये सब चीज, हाँ, लीव एवरीथिंग, जस्ट लीव। एक बात बोलो, प्रिंसिपल समझते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हो, और इंटरेस्ट समझते हो? 3 चीज समझते हो क्या? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का अमाउंट। मान लो आप बैंक को प्रिंसिपल दिए, एक लोन दिए, बैंक को पैसा दिए 10 लाख रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। बैंक को कितना दिया आप? 10 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो बैंक आपको 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देगा? बोलो ना, 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देगा? 1 लाख देगा तो इंटरेस्ट निकालना आता है तो, और 1 साल के बाद, 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 हमेशा 1 लाख देता रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। और साला उसके बाद भी प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा। देगा कि नहीं 1-1 लाख रुपया करके फॉर एवर? देगा कि नहीं? अगर 10% इंटरेस्ट है, आप 10 लाख देंगे, वो 1 लाख फॉर एवर देगा कि नहीं? अरे हाँ बोलो, समझ गए तो। और देगा फॉर एवर, फिर भी प्रिंसिपल इंटैक्ट है, और इनफाइनाइट पीरियड तक देगा कि नहीं? ये इतना सिंपल चीज था, हम लोग साला डर के पीछे बैठे हैं, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, पीछे में इतना बड़ा फॉर्मूला दिए थे। ये तो सिंपल है, वो ब्याज दे रहा है रे बाबा आपको। आप उसको 10 लाख रुपया प्रिंसिपल दिए, और वो आपको 10% करके इंटरेस्ट दे रहा है, और फॉर एवर तक दे पाएगा कि नहीं हमको बताइए, अगर 10% इंटरेस्ट है तो। हाँ, ये तभी प्रॉब्लम ये है कि क्या कंसिस्टेंटली कोई चीज 10% होगा, नहीं होगा तो फिर ये सब कहानी नहीं होगा। यहां तो एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही तो स्टोरी है ना। योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बच्चे ने बोला सर क्या 10% इंटरेस्ट हमेशा थोड़ी रहता होगा? नहीं रहता है। इसीलिए ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट भर कर पाते हैं। रियलिटी में फॉर एवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, गो टू एनी बैंक, 5 साल से ऊपर का कमिटमेंट अगर कर दिया हम मान जाएंगे। क्या बोले? 5 साल से ऊपर का कमिटमेंट नहीं करेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे तो कभी भी नहीं करेगा। बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तो 20-20 साल के कमिटमेंट होते थे, 20 इयर्स का कमिटमेंट। बैंकों को लगा रिस्की है। क्या रिस्की है? मान लो 15% के हिसाब से 20 साल का कमिटमेंट कर दिया, तो आप तो 15% इंटरेस्ट मांगोगे, बाद में रियल में इंटरेस्ट रेट गिर के 6% हो गया, तो बैंक बेचारा कमाएगा कहां से कि तुमको 15% दे दे? तुमको देने के लिए तो उसको कमाना जरूरी है ना।
तो ये सब कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हाँ बात ठीक बोल रहा है, श्योर। कॉपी में एक तो अलग से लिखो, एक और पॉइंट पढ़ के फिर हम 6 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, वो आप बनाइएगा। नंबर 7, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिखो फिर समझाते हैं कि क्या चीज है, फॉर्मूला लिखो फिर समझाते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम यहां पे जो EIR लिखे हैं वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट एक ही चीज होता है। सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम आपको बोलेंगे 12% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 बार कंपाउंडिंग करना है। कितना बार? 4 बार। तो आप क्या करते थे, रेट को, बोलो ना, रेट को 4 से डिवाइड करते थे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते थे। यू रिमेंबर दैट? अच्छा, अगर हम आपको ये बोले कि भाई 1 लाख रुपया हम तुमको दिए, कितना? 1 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कितना? 12%। तुम 4 बार कंपाउंडिंग कर, कितना बार? 4 बार कंपाउंडिंग कर क्वार्टरली, और हमको 1 साल बाद पैसा वापस चाहिए। कितना साल बाद? 1 साल बाद पैसा वापस चाहिए। एक बार इधर देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। एवरीबडी नोज दिस? आप लिखना मत, हाँ अभी यहां हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। अगर मैं बोलूं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का टाइम, 1 लाख का प्रिंसिपल, 4 बार कंपाउंडिंग, कैसे फॉर्मूला निकलेगा? इसका आंसर निकालो। नहीं बोलो, पहले बोलो। यहां पे कितना लिखे हैं? बोलो 1 लाख इंटू आर को क्या करेंगे? करो, डिवाइडेड बाई 4 करो, 1.03, और 1 साल है, लेकिन हाँ टू द पावर 4 होगा। इसका आंसर निकालो। $1,12,551, ठीक है। 1,12,551। अब ऐसे सोचो तो बेटा, कितना लाख लगाए थे? 1 लाख। कितना मिला 1 साल बाद? अच्छा 1 साल बाद ही मिला ना, 1,12,551। तो तेरा सच्ची में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.55 हो गया ना? नहीं समझे? सच्ची में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.55 हो गया कि नहीं हुआ, हमको बताओ। नहीं समझे? अरे 1,12,500 माने 12,500 रुपए ब्याज मिल गया ना। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गया क्या? 12.55 टू बी प्रिसाइज। ये 12.55 जो हुआ ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और जो 12% हुआ ना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पर आनम, और 12.55 को बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये 12.55 निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट हम दे दिए तुमको। आओ अब देखते हैं ये डायरेक्ट कैसे निकलता है। सबको इधर, हाँ, और उसके बाद जब सम देंगे तब निकालेगा, ठीक है। 1 वही 1 है, क्लियर। आर वही आर है 0.12। एम कितनी बार? हाँ, साल में अगर 4 बार तो 4, क्वार्टरली होने से 4, हाफ ईयरली होने से 2, मंथली होने से 12। तो ये डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 -1, मतलब टू बी प्रिसाइज ये हो गया 1.03
हेल्प करो, 1.03 टू द पावर 4 minus 1. Everybody please do 1.03 to the power 4 minus 1. 1.03 to the power 4 minus 1 कितना आया? 0.12551. तो ये 0.12551 रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो डेसिमल में इसलिए आया कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आप तो डेसिमल में लिखते हो ना रेट को, तो ये डेसिमल में आया तो फुल में कितना है? 12.551. समझा पाए लास्ट वाला कि नहीं समझा पाए? समझ गए आप कैसे निकालोगे? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीचे लिखो. नहीं 2 ईयर का तो बात ही नहीं है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां ईयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यहां पे आइडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग में कितना, 6 मंथली कंपाउंडिंग में कितना, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में कितना. इसमें 2 ईयर का कोई बात ही नहीं है. एक ही साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम. लिखो, फॉर्मूला लिख लिए, नीचे लिखो. इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज if the annual rate of interest is 12% compounded half yearly, find effective interest rate. बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करना है? 2 से. हाफ ईयरली, मंथली नहीं बोले. रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना और टू दी पावर 2 लिख देना है बस. ये देख मेरा डायरेक्ट लिखने का तरीका. हम लोग ऐसे सीधा करते हैं. 2 बार कंपाउंडिंग होगा तो रेट 6 हो गया और 2 बार ऊपर में 2 लिख दिए. $12.36. आ गया 12.36. सब लोग निकालना सीख गए. अच्छा, अब मैं कुछ बोल रहा हूं. इसका मतलब, रेडी एवरीबडी, सबको बोर्ड पे देखो. इसका मतलब अगर हम 1 लाख रुपए आज दिए किसी को, तो 1 साल बाद हमको 1,12,360 रुपया देगा. बोलो हाँ, 1,12,360 रुपया देगा. अब ऐसे देखो, क्लियर है? तो मान लो हम उसको 1 लाख रुपया दिए. अब वो 6 महीना में हमको एक बार इंटरेस्ट देगा. 6 महीना का इंटरेस्ट बताओ. 12, फॉरगेट दिस. 6 महीना का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट बताओ. 6 महीना 12% के हिसाब, 12% तो रेट है. 6 महीना का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट बताओ. 6,000. थैंक यू. जोड़ दिए तो हो गया 1,06,000. अब वो इस अमाउंट पे 6 महीना का इंटरेस्ट देगा 12% के हिसाब से. इसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं ना. निकालो 1,06,000 पे. करने दो, मालूम है, बोलने दो. 6,360 जोड़ 1,12,360. यही कॉन्सेप्ट है. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है. देख, कुछ नहीं है. यहां 6,000 है और यहां 6,000 नहीं है. 6,000 से थोड़ा ज्यादा है. क्यों है थोड़ा ज्यादा? क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, खाली प्रिंसिपल पे नहीं. अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता तो ये 12 ही आंसर आता. बोली हाँ या ना? इसीलिए क्योंकि कंपाउंडेड में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है. क्वार्टरली होने से 12.36 की जगह 12.55 आ गया था. मंथली इंटरेस्ट होने से तो 12.67 हो जाए. बोलिए हाँ या ना? निकाल के दीजिए तो. अच्छा, ये छोड़ दीजिए. समझ में आ गया सबको? मैं 5 ठो क्वेश्चन देता हूं, आप हमको 5 आंसर निकाल करके ला करके बुधवार की क्लास में देंगे. लिखो.
Question 1. If rupees 29,000 is invested, 29,000 is invested for 7 years, for 7 years at 11.8% rate of interest. सर ऐसा गंदा क्यों किए? 11.8 को कैसे लिखोगे? जैसे 12 को 1.12 लिखते थे, 0.118. हेलो, 11 को लिखेंगे 0.118. 6 को लिखते थे 1.06. 6.8 को कैसे लिखोगे? 1.068. क्लियर? लिखो. हाउ मच वी विल गेट? टाइम दे दिए क्या? बस, फुल स्टॉप. ये पहला क्वेश्चन. अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2. एक बार आप बोर्ड पे देख के हमको बोलेंगे क्या इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? यहां देखो ना, यहां यही वाला यूज होगा क्या? देखो तो. क्यों? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो. अपने एक ही फ्लो कर रहे हैं ना. कितना रुपया लगा रहे हैं? बोलो, कितना रुपया लगा रहे हैं? 29,000 एक ही बार लगा रहे हैं ना. कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो. नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 2. इफ वी इन्वेस्ट rupees 20,000, if we invest rupees 20,000 at the end of each year, at the end of each year for the next 8 years at 11% rate of interest, how much will we get? क्या चीज का कहानी है बताओ तो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा शॉर्टकट में? बोलिए तो. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी. ये सिंगल फ्लो नहीं है, ये एनवीटी है. वेरी गुड. अब नीचे लिखो 3 नंबर क्वेश्चन. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ present value of rupees 84,000. Find the present value of rupees 84,000 received after 6 years at 10% rate of interest. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो. गुड. अब लिखो हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ? हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ in order to get 20,000 rupees each year for the next 6 years. At
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले नहीं लिखा है ना, सोचो तो क्या चीज का सम है। हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ टू गेट 20,000 रुपया फॉर द नेक्स्ट 6 years एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी नीचे लिखो। नया क्वेश्चन लिखो मत, अपने आप बनाना वहां देख के सब में। क्वेश्चन लिखो खाली 5 नंबर। हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट नाउ टू गेट 45,000 every year कितना 45,000 every year at 10% rate of interest for infinite period of time. For infinite period of time. कन्विंस्ड हैं? हाँ, अच्छा, ये पांचों सम आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। अब एक डिफिकल्ट सम, ठीक है, 6 नंबर लिखिए। इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, अभी आपके पास 1 लाख रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक। हाउ मच you can get annually how much you can get annually in the next 5 years? ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको मेरे साथ सॉल्व करके चले जाओ। बताइए 1 लाख रुपया आपके पास कब है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपके पास अभी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 5। 1 मिनट रुकना, मजेदार है। हाँ, 1 लाख का क्या नाम दे सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू। आर कितना है? 10%। एन कितना है? 5। और आपसे क्या मांगा है? पढ़िए क्या मांगा है। हमको साल में कितना रुपया मिल सकता है अगर मेरे पास ये कहानी है तो। मतलब आपसे मांगा है एनवीटी, ए मांगा है, ए मांगा है। अब खुद सोचो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, देखो और बताओ। ये 4 चीज जिस एक फॉर्मूला में हो वो कौन सा फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी का फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। नहीं समझे अभी भी? 1 लाख रुपया अपने पास है, 5 साल में चाहिए, तो 20,000 से तो ज्यादा ही मिलेगा ना, बिकॉज ब्याज भी तो मिलेगा ना हम लोगों को। तो वो एग्जैक्टली हम लोगों को कितना रुपया मिलेगा वो हमको पता चल करना है। हम किसी को 1 लाख रुपया दे दिए, 10% ब्याज है, 5 साल में वो हमको रुपया लौटाएगा, हर साल इक्वल रुपया लौटाएगा। तो वो एनुअली हमको कितना रुपया लौटाएगा वो हम लोग पता करने जा रहे हैं। बोलिए यस और नो। इसका थोड़ा और आगे चलिए तो सॉरी इसमें क्या दिया हुआ हम लोगों को? प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 लाख। क्या निकालना है? ए। और इसका शॉर्टकट क्या बताए थे? याद है जीटी वाला फंडा से शॉर्टकट बताए थे, तो डायरेक्टली वो शॉर्टकट लिख दो, एनवीटी फैक्टर।
10% का 5 साल का एन्युटी फैक्टर, 10% का 10% दिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 साल का एन्युटी फैक्टर 3.79079, A इज इक्वल टू, मेरा आया 26,380, नहीं आया? लास्ट में थोड़ा फास्ट हो गया कि ठीक है? लास्ट वाला ठीक है, वेरी गुड। सुनिए, सब कोई लिखने के बाद देखिए, एक बार वापस से उस क्वेश्चन को देखिए। कुछ बढ़िया बात बोलते, क्लास खत्म करते हैं। कितना रुपया आपके पास है? कितना रुपया आपके पास है? 1 लाख। आप किसी को दे देंगे और वो आपको हर साल कुछ कुछ रुपया करके देगा। कितना साल तक? तो आपको 20,000 से तो बेसी मिलना ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? बिकॉज 20,000 तो कोई भी दे देगा। तुम किसी को भी 1 लाख रुपया दो, 20,000 तो कोई भी तुमको अगला 5 साल में दे देगा। बोलो हाँ या ना? तो 20,000 से ज्यादा मिलना चाहिए, वो 26,380 रुपया है। और फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का ही क्यों लगा? बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, ए निकालना था, तो उसमें और कोई डेटा और कोई फॉर्मूला फिट होता ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का ही फॉर्मूला फिट होता है। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते अभी, बट ये सीखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। ये जो फॉर्मूला है ना सर, ये लोन और इंस्टॉलमेंट में काम आता है। रुकिए, लोन और इंस्टॉलमेंट में काम आता है। आप सोचो, किसी को आपने 1 लाख रुपया लोन दे दिया, अभी तो इन्वेस्ट किए थे ना पिछला एग्जाम्पल में। सोचो किसी को 1 लाख रुपया लोन दे दिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसको बोले आप 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे देना। क्या बोला फिर से? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे देना। तो वो 26,380 रुपया देगा कि नहीं देगा? बताओ। इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो वो 26,380 रुपया देगा कि नहीं? बिकॉज 20,000 तो वो ऐसे भी दे देगा, पर आप तो इंटरेस्ट भी तो उससे लेंगे ना। तो आपको याद है, तो EMI पढ़ते थे आप लोग, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट है। यही फॉर्मूला लोन और इंस्टॉलमेंट निकालने के काम आता है। बिकॉज लोन इज प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट इज एन्युटी। थोड़ी देर सोचो। वाई द लोन इज प्रेजेंट वैल्यू? लोन आप आज लेते हो या आज देते हो? चलो हम लोग लोन ले रहे हैं, सोचो ना, एक ही तो बात है। तो लोन आज लिए, और इंस्टॉलमेंट जो चुकाएंगे, हर बार इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकाते हो, तो लोन और इंस्टॉलमेंट का रिलेशनशिप यही है। नहीं पकड़ पाए कि पकड़ पाए? बड़ा सारा बॉक्स में लिख लो, लिखो लोन एंड इंस्टॉलमेंट works, loan and installment, बोलो, works on the principle of, principle का नाम बोलो, present value of an annuity where, नीचे 2 बात बोलो, डैश इज डैश एंड डैश इज डैश, लोन इज डैश। हाँ लिखो, वेयर लोन इज प्रेजेंट वैल्यू। नीचे इंस्टॉलमेंट इज एन्युटी। आज की क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया कि ठीक है रे? ठीक है ना? तो एग्जाम्पल कराया हुआ है, फिर एक्सरसाइज के सम दिए हैं। एक्चुअली ये सब के सम आपकी बुक में नहीं है, ये फॉर्मूला अलग से आपके बुक में पढ़ाया हुआ नहीं है, लेकिन ये बेस बनेगा FM को पढ़ने का। तो इसलिए हम अलग से फॉर्मूला, आइडिया, फॉर्मूला और सम सब दे दिए। वेडनेसडे के दिन ये 5 या 6 सम जो भी है सब अच्छे से सॉल्व करके लाओगे। वेडनेसडे मिलते हैं।